हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलटी ग्रेड में जो वैकेंसी आई हुई है उसको ध्यान में रख करके कंप्यूटर के जो सिलेबस है और उसकी जो तैयारी है प्रोग्रामिंग के लेकर के ऑल डिटेल्स, उसके लिए हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने किसी भी टॉपिक को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो बहुत पहले पढ़ा है जो अब तक आपको भूल चुका है। तो जब तक फंडामेंटल टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से किसी भी पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपने एलटी ग्रेड का सिलेबस देखा होगा, उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक लॉजिक डिजाइन, बूलियन अलजेब्रा, ऑटोमेटा थ्योरी, नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड नेटवर्क, ये बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस आपने देखा होगा। पर ये सारे सिलेबस हमेशा प्रैक्टिकली आपके यूज में आते नहीं, जिसके कारण एक टाइम बीतने के बाद ये चीजें भूल जाती हैं, दिमाग से वास आउट हो जाती हैं। जो चीजें हमें लगता है कि इन फ्यूचर इनकी जरूरत पड़ सकती है या आप रेगुलर उनके टच में रहते हैं, वो चीजें तो आपको ध्यान में रहती हैं। लेकिन जो चीजें थियोरेटिकल हैं, कंप्लीटली थियोरेटिकल हैं, जिनकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, वो चीजें दिमाग से आउट हो जाती हैं। अपने साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। एलटी ग्रेड के एग्जाम का जो सिलेबस है वो काफी वाइड है और उसमें कोई भी चीजें जो भी दी गई हैं वो कोई टच में है, कोई नहीं है, कोई डिफिकल्ट है, कोई इजी है। किसी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, किसी को आपने बहुत ही हल्के में पढ़ करके और एग्जाम दे करके आप क्रॉस हो गए, लेकिन वो सब चीजें फिर से लौट कर वापस आ रही हैं। इसलिए मैं यहाँ पर स्पेशली एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाने चल रहा हूँ। वीडियो में दो मोड में बनाऊंगा। अभी ये पहला वीडियो हमारा हिंदी मीडियम का बनने जा रहा है। पैरेलल में इस पूरे कॉन्सेप्ट को इंग्लिश मीडियम में भी दूंगा। 1 से 2 दिन में आपको इंग्लिश मीडियम की भी वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आज स्टार्ट करने चल रहा हूँ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की कोडिंग हम इस वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमारे 2 लेक्चर इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। आपको ध्यान से समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ कैसे यूज में आते हैं और क्या इनका यूज है, आपको इसको क्यों पढ़ना पड़ता है, ये बात ध्यान में रख करके हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि नाम में आप देख रहे हैं, आप पहले से तो कुछ पढ़ भी चुके होंगे। मैं उसको ध्यान में रख करके चल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन लाइटली इतना तो आपने पढ़ा होगा कि लैंग्वेज क्या है। हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में जब किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने वाले व्यक्ति को एटलीस्ट एक लैंग्वेज आना चाहिए, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी वो लैंग्वेज पूरी तरह आनी चाहिए। सपोज आई वांट टू टॉक विथ ए पर्सन who can speak Hindi, who can speak English, then the speaker and listener and vice versa, दोनों, बोलने वाला भी सुनने वाला भी, एटलीस्ट वन लैंग्वेज कॉमन उनके बीच में होनी चाहिए। वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। यहां हम इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई काम नहीं कर सकता। आपको जो भी कंप्यूटर से करवाना है उसे इंस्ट्रक्शन देना होगा। अब इंस्ट्रक्शन देना होगा तो हम इंस्ट्रक्शन किस भाषा में देंगे? हमारी कौन सी भाषा कंप्यूटर समझेगा? हमारी भाषा तो कंप्यूटर नहीं समझता। हम पहले से जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो भाषा है वो है बाइनरी। बाइनरी मीन्स 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, और 0 को हम लोग ऑफ और 1 को हम ऑन कहते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे आप कि कंप्यूटर की भाषा तो 0-1 है, लेकिन हमारी भाषा 0-1 नहीं है। हम या तो हिंदी में बोलते हैं या तो इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारा कंप्यूटर ना तो हिंदी समझता है ना ही इंग्लिश समझता है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा
कि हमारे कंप्यूटर्स, जब हम कंप्यूटर की दुनिया में आए, कंप्यूटर जब हमारे सामने आया, तब हमारे कंप्यूटर की भाषा सिर्फ बाइनरी थी। बाइनरी में ही लिखना, बाइनरी में ही पढ़ना, बाइनरी में ही प्रोसेस करना, बाइनरी में ही आंसर। सपोज आप एक एग्जांपल से समझें, ये हमने लिखा हुआ है 10 प्लस 10। आप इसको 10 प्लस 10 नहीं पढ़ेंगे, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। दिस इज रिटर्न 10 प्लस 11। बाइनरी में लिखा हुआ है इसलिए इसको हम 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे। दिस इज रिटर्न 101, इसको 101 नहीं पढ़ेंगे, 101 पढ़ेंगे। अलग अलग डिजिट को अलग अलग पढ़ेंगे। और इस नंबर को अगर मैं यहां पर सम करूं तो ये आंसर ये आता है। ये आंसर कैसे आया हम इस पर बाद में बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहां पर 10 11 जैसा जो आपको दिख रहा है, ये 10 नहीं, ये 10 प्लस 11 और आंसर जो आया वो 101 आया। इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली ये मीनिंग है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। लेकिन आपको इसमें कहीं भी ना तो 2 दिख रहा है, ना ही 3 दिख रहा है, ना ही 5 दिख रहा है। हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग में जब आया तो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता था। जिनको ये पता है कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, वो लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन जिनको बाइनरी नहीं आता, उनके लिए ये चीज जरा सी भी समझ में आने वाली नहीं है। वो नहीं जान सकते कि ये कैसे हम कहें कि ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं यही बताना चाहता हूं, ये चीजें बहुत डिफिकल्ट थी। ये उनके लिए थी जिनको बाइनरी का अच्छा ज्ञान था। वो बाइनरी में लिखते थे, बाइनरी में पढ़ते थे, बाइनरी में समझते थे। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया और एक लैंग्वेज डेवलप की गई। एक कंप्यूटर के अंदर एक लाइब्रेरी स्टेब्लिश की गई जहां पर इन बाइनरी नंबर्स का ट्रांसलेशन था। इन नंबर्स को ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये बाइनरी लैंग्वेज के बाद जो हम लोगों ने पढ़ा वो था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। वहां क्या हुआ, जैसे मैंने अभी लिखा 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0, दिस इज रिटन 101। अभी ये 102 है, दिस 10 इज 3 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्लस। क्योंकि जब बाइनरी था तो प्लस भी नहीं था, माइनस भी नहीं था, इन सब के लिए बाइनरी ही था। सिंबल्स के लिए भी बाइनरी ही यूज होता था। बाद में क्या हुआ कि हमने कुछ सिंबल्स के बाइनरी लिख करके कंप्यूटर में पहले से स्टोर कर दिया और आपको बोल दिया कि भाई अभी आप जब बाइनरी नंबर ऐड करेंगे तो आप प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। दिस इज रिटन दिस 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 एंड दिस। अभी आप इसका बाइनरी पढ़ने से बच गए, थोड़ा सा आपको आसानी हुई। ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज के बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो पूरी तरह से हमारे आपके डेली लाइफ में बोली जाने वाली इंग्लिश भाषा के ए से लेकर के जेड तक के अल्फाबेट, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सिंबल्स, इसके अलावा कॉमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट, जितने तरह के हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग इसको आगे सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये चीजें कैसे बाइनरी से चल के और आज हम कहां तक आए। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट स्टेज में था हमारा बाइनरी, सेकंड में आया असेंबली और तीसरे में आया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हमारा बाइनरी लैंग्वेज था, बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते थे। आज भी हम उसी नाम से जानते हैं। मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि ये लैंग्वेज एक्चुअली पढ़ने में, लिखने में बहुत ही डिफिकल्ट थी। इनको वही लोग यूज कर पाते थे जिनको बाइनरी का अच्छा ज्ञान रहता था। तो पहला था बाइनरी, या इसी को मैं बोल रहा हूं कि हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी जगहों पर इसे आप ट्रिपल एल के नाम से भी
सुनेंगे देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। मैंने कहा कि ये थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाया गया। असेंबली लैंग्वेज, लेकिन ध्यान रहे कि असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली मशीन के द्वारा रिकॉग्नाइजेबल नहीं था। आपका कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट समझ नहीं सकता था, इसका ट्रांसलेशन करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर था उसका नाम था असेंबलर। असेंबलर असेंबलर का काम था असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। लेकिन फिर भी यहां थोड़ी आसानी तो हमको हुई, लेकिन मेजर डिफिकल्टी बनी रही, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी पूरी तरह से इन डिफिकल्टीज को रिमूव नहीं कर पाया, और इसके अंदर भी बाइनरी लैंग्वेज के कोड थे। थर्ड स्टेज में जो लैंग्वेज आई वो थी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जब आई तो इसने हमारे आपके पास से बाइनरी को पूरी तरह रिमूव कर दिया। हमें बाइनरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आज भी हम लोग बाइनरी पढ़ते हैं, लेकिन ये समझने के लिए कि हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसे काम करता था। लेकिन अभी हमको कोडिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए बाइनरी जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज जब आया तो क्या हुआ कि इसमें कुछ भी लिखने के लिए हमारी जो इंग्लिश कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, A to Z अल्फाबेट, स्मॉल और कैपिटल लेटर, 0 to 9 नंबर्स, मैथमेटिकल सिंबल्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रेसेस, कॉमा सेमीकोलन, कुछ ऐसे सिंबल्स थे, उनको यूज करके ये हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई, और ये पूरी तरह से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, जिसकी वजह से लैंग्वेज को पढ़ना लिखना समझना बेहद आसान हो गया। और इसमें लिखे गए कोड को फिर से ट्रांसलेट करना पड़ता है बाइनरी में, क्योंकि हमारा मशीन पहले भी बाइनरी ही समझता था, आज भी बाइनरी ही समझता है। लैंग्वेजेस को बीच में हमने केवल अपनी आसानी के लिए लिया, अपनी आसानी के लिए डेवलप किया। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाएगा उसको ट्रांसलेट करने वाला जो हमारा ट्रांसलेटर होगा उसको हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो ऐसे समझे कि बाइनरी में जो कोड लिखा गया वो ऑलरेडी बाइनरी में है, उसके ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं। असेंबली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है उसे हम असेंबलर बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के जो भी ट्रांसलेटर होंगे उनको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं। हम आगे इनके बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आपने और भी सुना होगा, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सी लैंग्वेज के पहले भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। जैसे बेसिक लैंग्वेज नाम आपने सुना होगा, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, ये हो गया बेसिक। बेसिक आप जब भी कहीं लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, सी, C++, जावा, एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे सामने हैं। आपने अब भी सुन रखा होगा। जो लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो भी अब इन सारे लैंग्वेजेस का नाम कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। ध्यान से देखेंगे कि जब बेसिक लैंग्वेज हमारे पास आई तो बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनल कोड। तो बेसिक लैंग्वेज जब बनाई गई थी तो इसका पर्पज था लोगों को कोडिंग सिखाना। एक्चुअली ये ऑलराउंडर लैंग्वेज नहीं थी, हर जरूरतें इसमें पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन आप इस लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से सीख जाते थे, क्योंकि ये सीखने में, पढ़ने में और इसको कंप्यूटर पर यूज करने में बेहद आसान लैंग्वेज थी। मैं फुल फॉर्म में एक बार फिर से बोलता हूं, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनल कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनल कोड। इसके बाद लैंग्वेज आई कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म भी कुछ अलग है, कॉमन
CO स्टैंड्स फॉर कॉमन, BO बिजनेस ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज कॉमर्शियली एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी। तो देख रहे हैं आप, इसका अलग पर्पज, इसका अलग पर्पज। फोर्ट्रान लैंग्वेज आई फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। एक्चुअली ये साइंटिफिक लैंग्वेज मानी जाती थी। इसमें बड़े से बड़े साइंटिफिक फार्मूला कैलकुलेशन बेहद आसानी से हो जाता था, जिसकी वजह से ये साइंटिफिक लैंग्वेज के नाम से भी जानी गई। और पास्कल लैंग्वेज जब आई तो पास्कल लैंग्वेज का जो पर्पस था वो था डिजाइन, डिजाइन पर्पज से ये लैंग्वेज आई, जिसमें आसानी से आप फिगर या कोई इमेज ड्रा कर सकते थे, इसके पर्पज से आई। तो आपने देखा कि इन लैंग्वेजेस के अलग अलग पर्पज हैं। बेसिक फॉर बिगिनर्स, कोबोल फॉर बिजनेस पर्पज, फोर्ट्रान फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, पास्कल फॉर डिजाइन पर्पज। अब इसके बाद आती है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक्चुअली एडवांस्ड वर्जन था बी लैंग्वेज का। जब बी लैंग्वेज को अपग्रेड किया गया तो ये सी लैंग्वेज आई, तो बी से सी बना। हम सोच सकते हैं ना कि इसका नाम सी क्यों पड़ा, डी क्यों नहीं, ई क्यों नहीं, एफ क्यों नहीं। तो मैंने बताया कि फोर्ट्रान, फोर्ट्रान लैंग्वेज जैसे नाम से पता लग रहा है ना कि फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। तो फोर्ट्रान लैंग्वेज एक्चुअली साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए बनाई गई थी। बड़े से बड़े फार्मूले बेहद आसानी से फोर्ट्रान लैंग्वेज में कैलकुलेट किए जा सकते थे और आसानी से आपको आउटपुट मिल जाता। अगर वो फार्मूला कैलकुलेशन आपको फोर्ट्रान के अलावा बेसिक या कोबोल लैंग्वेज में करना पड़ता तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। तो ये आपने देखा। अब आगे अब देखिए पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज का पर्पस था ग्राफिकल डिजाइन, ऐसी कोडिंग सिस्टम जिसके थ्रू आप डिजाइन बना सकते थे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल कोडिंग के लिए आप पास्कल लैंग्वेज को पढ़ सकते थे और पास्कल लैंग्वेज इसीलिए पढ़ाई भी जाती थी। तो आपने देख लिया कि बिगिनिंग पर्पज से आपका बेसिक था, कॉमर्शियल पर्पज से आपका कोबोल था, फार्मूला कैलकुलेशन के पर्पज से आपका फोर्ट्रान था और ग्राफिकल डिजाइन के पर्पज से आपका पास्कल था। और अब देख रहे हैं कि आगे जब सी लैंग्वेज आई, ये 1970 के दशक में, 72 के आसपास ये लैंग्वेज आई है और इस लैंग्वेज ने इन चारों लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। आप सुनेंगे कि 1980s के दशक में ये लैंग्वेज इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर हो गई थी और जहां देखिए आप वहीं पर इस प्रोग्रामिंग की चर्चा। आप जैसे इस तरह आज के समय में किसी के भी मुंह से आप देखेंगे, उसको पता हो या ना हो, पर लग रहा एआई आ गया है, एआई सब कुछ कर डाल रहा है, एआई बहुत पावरफुल है, एआई सबको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से उस समय में सी लैंग्वेज की पॉपुलरिटी थी 1980s के दशक में। सी लैंग्वेज इस तरह से आया, इसके अंदर बिगिनर्स के लिए भी, इसके अंदर कॉमर्शियल के लिए भी, इसके अंदर फार्मूला ट्रांसलेशन की भी और ग्राफिकल डिजाइन के भी प्रोग्राम्स अच्छे खासे बनते थे और ये इसके पॉपुलरिटी की वजह थी। सी प्लस प्लस इसी का एडवांसमेंट है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज इसके फीचर के अलावा कुछ और फीचर्स लिए हुए आगे बढ़ी। ये लैंग्वेज जो जिस सीक्वेंस में लिखी गई है, ये लैंग्वेजेस ये एक दूसरे को अपने फीचर्स के द्वारा रिप्लेस करते नजर आए। इसके अलावा भी सी शार्प, डॉट नेट और आज के समय में और लेटेस्ट लैंग्वेजेस आपके सामने से होकर चल रही हैं। आपने नाम तो पाइथन का भी सुना होगा। तो ये सारी लैंग्वेज हैं और ये सारी की सारी लैंग्वेज आपकी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज कहलाती हैं। ध्यान रखेंगे, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है ये सारी लैंग्वेजेस। तो इसमें हम लोग आगे अपना फोकस सी लैंग्वेज पर करेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले थोड़ा हम लोगों को कुछ और भी बातें जानना जरूरी है। मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स हमारे दो और हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हालांकि आपसे अछूता नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सामान्य लोग भी, जिनका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता, वो भी इसके बारे में थोड़ा बहुत अब जानने लग गए हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इसके बारे में
बताने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि ये मान करके मैं चल रहा हूं कि आपको बहुत डेप्थ में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल आसानी से इन सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे। अब आप देखें यहाँ पर जो बताने का पर्पज है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर का जितना भी आप इसके कंपोनेंट्स देखते होंगे, कंप्यूटर से जुड़े हुए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? हमारा मॉनिटर होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, हमारा माउस होता है, हमारा प्रिंटर होता है, इसके अलावा हमारा वेब कैमरा होता है, हमारे जीरोक्स मशीन्स होती है, ढेर सारी डिवाइसेस आप देखते हैं। आप अपना फोन भी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, किया भी होगा आपने ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो आपका फोन भी जब कंप्यूटर से कनेक्ट होता है ना, आपका फोन हार्डवेयर है, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आपने सुन रखा होगा। कंप्यूटर की मेमोरी होती है, लाइक रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, माइक्रो प्रोसेसर है, रैम, रोम, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। ये सब के सब कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर इटसेल्फ एक पूरा कंप्लीट सिस्टम खुद भी हार्डवेयर कहलाएगा। और हम अगर उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देते हैं, कीबोर्ड को अलग कर दिया फिर भी कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, माउस को अलग कर दिया माउस एक हार्डवेयर है, आपके सीपीयू को डिटैच कर दिया सीपीयू अलग एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। और मैं बता रहा हूं आपको कि इसके सारे इंटरनल कंपोनेंट्स भी हार्डवेयर के ही नाम से जाने जाते हैं। अब अगली बात आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का वो आंतरिक भाग जैसा होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में सामने से आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सिर है, इसके अलावा पैर है, पेट है, पीठ है, ये सब हमको दिखाई पड़ते हैं और ये सब काम कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग्स है, ब्लड है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, इसके अलावा वाटर, पानी और कितने केमिकल बॉडी में अंदर अंदर काम कर रहे हैं। और हमको बाहर से हमारा शरीर स्मूथली चलता नजर आ रहा है, लेकिन इंटरनली कितने कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं इस बॉडी को चलाने के लिए। इसके अलावा हम शरीर को ऑपरेट करके भी अगर देखें तो हमारा सोल हमको नहीं दिखता। हम क्या सोच रहे हैं, हम किसी काम को करने का क्या तरीका निकाल रहे हैं, ये हम देख नहीं सकते अपने बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी को ऑपरेट, जो फिजिकल कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के वो तो हमको दिख रहे हैं, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, लेकिन उनको चलाने के लिए, जिसमें आदमी पूरी तरह से कोमा में होता है, मूर्छित अवस्था में होता है, उसमें बॉडी के सारे कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं, लेकिन आदमी चलने की पोजीशन में नहीं होता। उसी तरह से हमारे इस हार्डवेयर को पूरी तरह से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सॉफ्टवेयर। अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से मेंटेन होकर के रखा है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से एक डिब्बे के रूप में रखा हुआ है, वो काम नहीं कर सकता। इसलिए सॉफ्टवेयर का पूरा पूरा रोल आपके हार्डवेयर के चलाने में आता है। मैं यहां पर आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से आप सुन रहे हैं, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका काम करता है। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं और फिर आप वेट करते हैं उसको 1 से 2 मिनट का, उस 1 से 2 मिनट में आपका कंप्यूटर क्या करता है, आप तुरंत तो माउस पकड़ करके काम करने नहीं लगते। जब आपने पावर सिस्टम को ऑन किया तो आप देखते हैं कि 1 से 1.5 मिनट में ये सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को काम करने के लिए मेंटेन करता है। ये ध्यान रखेंगे आप, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करता है काम करने के लिए। और जब आपका सिस्टम रेडी हो जाता है तब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने कंप्यूटर में करना क्या है, मुझे नोटपैड में काम करना है कि मुझे पेंट में काम करना है, या मुझे वीएलसी मीडिया प्लेयर पर कोई ऑडियो वीडियो चलाना है, या मुझे कोडिंग करना है, या मुझे कोई डिजाइन बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, कोई पंफलेट, कोई पोस्टर बनाना है, क्या करना है वो आप इस पार्ट में देखते हैं। आपका जो भी काम कंप्यूटर करता है वो इस पार्ट में आता है और ये पार्ट
इंटरनली इसको चलाने का काम करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसको चलाने के लिए इसके थ्रू इसको यूज करना पड़ता है। ये रिलेशन है इनका। मैं यहां पर लिखूं नोटपैड, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपका विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, लाइनक्स है, एप्पल के सिस्टम जितने भी होंगे, एप्पल का लैपटॉप होगा, एप्पल के जितने भी डिवाइसेज होंगे वो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं और उसका नाम है मैक ओएस। मैक ओएस ये स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एप्पल के सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और मैं इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैं और भी कैटेगरी यहां पर ले आता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर फिर मैं आगे दो पार्ट लिखता हूं। एक तो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका आता है विंडोज, लाइनक्स, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, और लैंग्वेज प्रोसेसर में आपका आता है, मैंने पीछे बताया, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन सबके कॉम्बिनेशन से आपका सिस्टम चलता है और इसके चलने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको अपना कौन सा काम करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से बात क्लियर करता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके मशीन को चलाने का काम करता है, मशीन को मैनेज करने का काम करता है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपने काम के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको इस लेक्चर में आज ये बताने की कोशिश किया कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारे लैंग्वेजेज कैसे एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्हीं लैंग्वेजेस को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे कि लैंग्वेज हम अपनी कोडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए। अभी हम लैंग्वेज को स्टार्ट नहीं करेंगे। मैंने बताया कि हमारे कम से कम 2 लेक्चर थ्योरी में चलेंगे जो इस बात को समझाएंगे कि हमारी मशीन यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, हमारा पीसी, हमारा लैपटॉप और हमारा लैंग्वेज, हमारे सॉफ्टवेयर आपस में कैसे कंबाइन होकर के एक काम को पूरा करते हैं। तो बहुत अच्छा, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार देखिएगा जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैंने पहले भी बताया बहुत माइन्यूटली, बहुत धीमी स्पीड से हम लोग इसको पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा, जल्द ही हम आपको दूसरा वीडियो देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।